Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. बच्चों, आज हमें पढ़ना है हाइटन इमोशनैलिटी। हाइटन इमोशनैलिटी होता है जब हमारे इमोशंस बियॉन्ड दी सर्टेन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आपका एंगर, फियर, जेलसी, इवन हैप्पीनेस भी आता है। तो ये किस तरीके से बढ़ते हैं, इनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और एक टेक्निकल टर्म्स में हम इमोशनल कैथारसिस पढ़ेंगे। जो हमारे इमोशंस पेंट अप है, हमारे अंदर हार्ट्स में दबे हुए हैं, उनको हमें रिलीज़ करना है। उसके दो तरीके हो सकते हैं, फिजिकल कैथारसिस एंड मेंटल कैथारसिस। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हाइटन इमोशनैलिटी कहते किसे हैं। इसका मतलब होता है अ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस बियॉन्ड व्हाट इज़ नॉर्मल। जो हमारे नॉर्मल इमोशंस हैं, ठीक है, उनसे बियॉन्ड चले जाना। और बियॉन्ड भी किस टर्म्स में, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाना, मतलब नंबर्स बढ़ जाना, बार बार एंगर आना, बार बार जेलसी होना, बार बार फियर होना। तो ये आता है फ्रीक्वेंसी। एंड इंटेंसिटी मतलब उसकी इंटेंसिटी, जो रफ्तार होती है वो बहुत ज़्यादा, कि बार बार एंगर तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एंगर हो रहे हैं। बार बार डर तो लग रहा है आपको, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसके अंदर हैप्पीनेस भी इंक्लूड होता है, ठीक है, कि आप छोटी छोटी बातों पे बेहिसाब खुश हुए जा रहे हैं, बार बार खुश हुए जा रहे हैं। तो ये होता है हाइटन इमोशनैलिटी। एक नॉर्मल एक्सपीरियंस के बियॉन्ड जाकर आप अपने इमोशंस को शो कर रहे हैं। ओके, इन जजिंग हाइटन इमोशनैलिटी इन अ चाइल्ड, वन मस्ट कंसिडर द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इमोशनैलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। कहने का मतलब है आप किसी को हाइटन इमोशनैलिटी तभी जज कर सकते हैं जब आपको उसका नॉर्मल पैटर्न पता हो। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मैं स्केल के थ्रू आपको समझाती हूँ 1 to 10, ठीक है। अगर आपको पता है कि एक बच्चे का इमोशनल नॉर्मली 3 रहता है और वो कभी कभी आपको 4 या 5 शो करे, तो आप कह सकते हैं हाँ वो हाइटन इमोशनैलिटी शो कर रहा है, उसके इमोशंस बियॉन्ड द नॉर्मल जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे बच्चे का इमोशंस 5 रहता है और वो फिर हमेशा 5 ही शो कर रहा है, तो उसका इमोशंस आप नहीं कह सकते कि वो हाइटन इमोशनैलिटी शो कर रहा है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि आपको बच्चे के नॉर्मल पैटर्न का पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, मोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ एडोलिसेंट इमोशंस एग्री दैट एडोलिसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ हाइटन इमोशनैलिटी। हमें पता है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं साइकोलॉजी के स्पेशली, तो वो कहते हैं कि एडोलिसेंट जो एज होती है वो बहुत सेंसिटिव एज होती है। ओके, इस एज में जो इमोशंस होते हैं वो अप डाउन्स होते रहते हैं। तो ज़्यादातर जो हमें हाइटन इमोशनैलिटी के केस देखने को मिलेंगे वो एडोलिसेंट टर्म्स में मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पर रिजिड होते हैं, यहीं पर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर इन इमोशंस को हम मॉडिफाई नहीं कर पाते एडोलिसेंट एज में, तो वो आगे वाली ज़िंदगी में जाकर भी आपके कंटिन्यू रहते हैं। जैसे कि आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे वो छोटी छोटी बात पे लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो क्या होता है, जो उनकी इमोशनल, जो आप उनकी एडोलिसेंट एज थी, उस एज में वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, मॉडिफाई नहीं कर पाए, तो उनका आगे भी वो कंटिन्यू रह जाती है। जॉसलिन ने कहा इस बारे में, द नॉर्मल एडोलिसेंस इज इनएविटेबली अ मिक्स अप पर्सन बट नॉट एट ऑल इन द सेंस ऑफ बीइंग ए साइकोलॉजिकली सिक। देखो बच्चों, आप बार बार साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें एडोलिसेंट एज के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी एडोलिसेंट की एज की अगर हम बात करते हैं तो उस एज में बच्चा इमोशनली सिक होता है या फिर साइकोलॉजिकली सिक होता है, ये कहना गलत है। वो एक्चुअली मिक्सड अप पर्सन होता है। जो एडोलिसेंट होती है उसमें बच्चे की अपनी प्रॉब्लम ये होती है कि वो आइडेंटिटी सीकर होता है, उसको पता ही नहीं होता वो किस स्टेज में है। कभी उसको बच्चा भी नहीं समझा जाता, उसको बड़ा भी नहीं समझा जाता है। तो ये बहुत ही डिसबैलेंस वाली कंडीशन होती है। यहाँ पर आप उसको साइकोलॉजिकली सिक नहीं कहोगे। ये बात जॉसलिन ने कही है। उन्होंने कहा है कि उस स्टेज में बच्चा मिक्सड अप पर्सनालिटी शो करता है, ठीक है। एनी इमोशंस कैन बी हाइटन, बट उस स्टेज में इमोशंस हाई हो सकते हैं इन द सेंस दैट द पर्सन एक्सपीरियंस इट, वेदर इट बी अ फॉर्म ऑफ एंगर, जेलसी, फियर, हैप्पीनेस इन अ स्ट्रोंगर एंड मोर परसिस्टेंट मैनर देन इट यूजुअल फॉर हिम। मतलब ऐसी स्टेज में आके बच्चा अपने इमोशंस को स्ट्रांगली शो करता है एंड परसिस्टेंट, लगातार रुका हुआ, कंटिन्यूअस, बहुत लंबे पीरियड के लिए वो गुस्से में है या लगातार किसी से जेलस है, या अगर खुश हुआ किसी बात पे मान लो तो लगातार ही वो खुश है। तो इस तरह के इमोशंस एडोलिसेंट स्टेज ज़्यादा शो करती है। लेकिन आपको इस बात पे स्टिक नहीं रहना है
कि सिर्फ एडोलिसेंट स्टेज में, ये आगे बढ़ भी जाता है और इससे पहले भी स्टार्ट हो सकता है। हाइटेंड इमोशनैलिटी इज़ नेवर हिडन, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप लिख सकते हैं कि ये कभी भी आप छुपा नहीं सकते, कभी ना कभी आपकी पर्सनालिटी से ये एक्सप्रेस हो ही जाएगी आपके बिहेवियर में। इसी से रिलेटेड हॉर्निक ने कहा है वन ऑफ द कॉमनेस्ट पाथ ऑफ एंजाइटी इन एडोलिसेंस इज एक्टिंग आउट, एक्टिंग अप और जस्ट प्लेन एक्शन। ये कुछ कॉमन पाथ होते हैं कि एंजाइटी के एडोलिसेंट स्टेज में कि वो एक्टिंग आउट करते हैं कुछ पैटर्न्स को, कुछ एक्टिंग अप करते हैं एंड कुछ प्लेन एक्शन शो करते हैं। बेसिकली यहाँ पे वो अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करते हैं, बट जनरली आपके इमोशंस हाइड नहीं होते। देखिए कुछ ये टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, इनको आप याद रखें। एस्केप मैकेनिज्म्स, देन नर्वस हैबिट्स। बेसिकली ये क्या है, कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो हाइटेंड इमोशनैलिटी दिखाते हैं इन द एडोलिसेंस, कि वो ज़बरदस्ती एस्केप मैकेनिज्म, मूडीनेस एंड फिनिकी एपेटाइट, मतलब आपको जो खाना नहीं पसंद है उसके अलावा दूसरा खाना भी नहीं खाना है, तीसरा खाना भी नहीं खाना है, बार बार आपका मिजाज चेंज होता जा रहा है खाने के लिए। कभी किसी बात पे आप अपना मूड चेंज कर रहे हैं, कभी किसी बात पे, वो मूडीनेस। देन नर्वस हैबिट, हर बात पे आप अपने नर्वसनेस शो कर देते हैं, कुछ आपको समझ में भी आ रहा है तब भी आपको लगता है आपको समझ नहीं आ रहा, नर्वसनेस शो करना, ये हैबिट बन जाती है। इमोशनल आउटबस्ट, बेफिजूल किसी के ऊपर झड़कना, गुस्सा करना, उससे लड़ना, ये इमोशनल आउटबस्ट होता है। क्वेरलसमनेस, मतलब लड़ने की आदत होना, कुछ लोग कहते हैं ना ये लड़ाकू है, हर एक बात में इसको लड़ने को चाहिए, तो क्वेरलसमनेस ये एडोलिसेंट स्टेज में ज़्यादा मिलती है, तो इसीलिए कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस दिखा दिए गए हैं एडोलिसेंट स्टेज के। नेक्स्ट हम देखते हैं यूफोर्बिया। बेसिकली जब हम हाइटेंड इमोशनैलिटी पढ़ेंगे उसमें हम 3 टर्म्स को पढ़ेंगे, एक यूफोर्बिया होती है, एक होती है स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम और तीसरी होती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले यूफोर्बिया देखते हैं, ये क्या होती है। व्हेन हैप्पी इमोशंस प्रीडोमिनेट, जब आप छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आपको उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। दैट इज़ द सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड बायोंसी, लाइक आप कहीं पर फ्लोट कर रहे हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज यूफोर्बिया। बेसिकली ये भी हाइटेंड इमोशनैलिटी का ही पार्ट है, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ये थोड़ी सी अलग है बिकॉज इसको हम एक निगेटिव टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं। इसमें कहते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस इमोशंस आर अनप्लेजेंट वेदर दे बी एंगर, फियर, जेलसी और एनवी, किसी को बेफिजूल दुश्मन समझ लेना। द पर्सन इज सेड टू बी एन स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ही फील्स ग्रम्सी, उसका मिजाज अच्छा नहीं रहता, डिसएग्रीबल, किसी बात पे यकीन नहीं करता है एंड राज़ी नहीं होता है, आउट ऑफ सोर्स, उसकी उलझनों को आप सुलझा नहीं सकते। तो ये जो स्टेट होती है डिसइक्विलिब्रियम की आ जाती है जब आपके इमोशंस हाइटन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो बच्चे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एक नॉर्मल स्टेज होती है, ये कोई हाइटन इमोशनैलिटी की स्टेज नहीं है। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हम इस वाली स्टेज से कंपेयर करने के लिए कि जो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज है जहाँ पर आपके इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंट होते हैं, अनप्लेजेंट इमोशंस होते हैं, तो उसकी कंपेयर में अगर हम पढ़ें तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी होती है जब इंसान के इमोशंस हाइटन नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। तो बेसिकली इसको आप एक काम कंडीशन कह सकते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन भी कह सकते हैं। इवन इसको एक अलग टर्म भी देते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होती है जब हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन होती है, हमारे इमोशंस नॉर्मल स्टेज पर होते हैं। चलिए समझते हैं क्या कॉजेज़ हैं इमोशनल हाइटेंड इमोशनैलिटी के। सबसे पहले फिजिकल कॉज पढ़ेंगे। फिजिकल कॉज में व्हेनेवर होम्योस्टेसिस इज अपसेट, अभी मैंने आपको बताया होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी का बैलेंस स्ट्रक्चर को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये आप टर्म बहुत सारे डिसिप्लिन में पढ़ेंगे, आपको बॉटनी में भी मिलेगी, इवन वाइल्ड लाइफ साइंस में भी ये मिलती है। वहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी चीज़ के अंदर किसी भी फिनोमिना में डिसइक्विलिब्रियम होता है उसका होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है। तो होम्योस्टेसिस टर्म्स बेसिकली बैलेंस को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन साइंस। ऑनिंग टू फैटिक, पुअर हेल्थ और डेवलपमेंटल चेंज, चाइल्ड एक्सपीरियंस हाइटेंड इमोशनैलिटी। तो फिजिकल कॉज की अगर हम बात करें तो जब बच्चे के अंदर बहुत फैटिक, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील करता है, पुअर हेल्थ होती है, उसकी जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो ख़राब होते हैं, तो क्या समझ सकते हैं कि बच्चा जो है वो हाइटेंड इमोशनैलिटी को फेस कर रहा है। उसकी पुअर हेल्थ माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, इवन डिसीज़ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द हाइटेंड इमोशनैलिटी। इरिटेटिंग कंडीशन जैसे कि हाइव्स, एक्जिमा, जो स्किन की प्रॉब्लम,
chronic disturbance such as asthma, diabetes, glandular changes especially at puberty, glandular upset। देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या चीज़ें समझनी है कि ये सारे फिजिकल कोज आपके इमोशनल हाइटन इमोशनैलिटी की वजह से हो रहे हैं। आजकल आप सुनते होंगे डॉक्टर्स कहते हैं कि डायबिटीज़ आपको जो हो रही है स्ट्रेस की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ग्लैंडुलर चेंजेस, आपकी जो ग्लैंड्स हैं जहाँ से ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, तो वो बेसिकली कोज होती है डायबिटीज़ को कोज करने का, उसका बीटा हार्मोन अगर आप डिटेल में जाएँ तो इसमें अपसेट होने की वजह से भी आपको ये फिजिकल चेंजेस आपके फिजिकल कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखिए ये मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाने के लिए कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में होती है, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये ग्लैंड है और इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, इसी वजह से हमारी बॉडी में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उनको हम ग्लैंडुलर चेंजेस कहते हैं। तो हाइटन इमोशनैलिटी होने की वजह से हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमारी ग्लैंड इमोशन जो हमारे हार्मोन्स हैं उनको अलग तरीके से कभी कम कभी ज़्यादा रिलीज़ करती है, जिससे बॉडी पर फ़र्क पड़ता है, और इस तरह के चेंजेस को हम फिज़िकल कॉजेज़ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे इंटेलिजेंस लेवल पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारी एस्पिरेशंस पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, एंड एंजाइटी पर भी। मतलब हमारे एस्पिरेशंस हाई हो सकते हैं लेकिन इमोशनैलिटी हाइटन होने की वजह से हम उनको डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट, चिल्ड्रन में लोअर इंटेलिजेंस लेवल आपको मिलेगा, जो उनका एवरेज होता है उससे कम हो जाता है। देन द ब्राइटन चिल्ड्रन, फेलियर टू अटेन वंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मतलब बच्चा अपने जो एस्पिरेशंस है उसको अचीव ही नहीं कर पाता। हाइटन इमोशनैलिटी होने की वजह से वो हमेशा डीमोटिवेटेड रहता है, रिपीटेड फेलियर फेस कर सकता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एंजाइटी। देखो बच्चों मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, हालांकि आप आई डोंट नो वेदर यू आर नोइंग अबाउट दिस और नॉट, बट यूपीएससी एस्पिरेंट कंटिन्यूस जर्नी को फेस करते हैं, उसमें उनको मल्टीपल फेलियर फेस करने पड़ते हैं। तो कुछ स्टेजेस में क्या होता है कि वो वहाँ पर आकर उनका जो स्ट्रेस होता है वो बहुत डीप हो जाता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वो एंजाइटी फेस करते हैं, और एंजाइटी फेस करने की वजह से उनके फिजिकल कॉजेज शो होने लगते हैं, उनको अदर मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगती है, बॉडीली प्रॉब्लम भी। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हम न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ में आजकल देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो एडल्ट्स हैं हमारे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, तो उनका एक बड़ा रीज़न ये एंजाइटी एंड हाइटन इमोशनैलिटी भी है। तो आपको इसको बैलेंस करना सीखना चाहिए इवन इन योर एडोलिसेंट स्टेज। अगर आप वो स्टेज क्रॉस कर चुके हैं तो आज भी आप उसको समझ सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को आगे बेटर बना सकें। Okay, anxiety after a particularly strong emotional experience, the after effect of a frightening experience, for example, will dispose the child to be afraid in almost any situation where he feels threatened. अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप हर सिचुएशंस को क्रॉस करते चले जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल कॉजेस। ये क्या है, कॉन्स्टेंट टेंशन। लगातार आपकी सोसाइटी के मेंबर्स आपको बार बार बताते रहते हैं कि आपको पढ़ना है, अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, अब आपको अपना करियर बनाना है। तो इस तरह की चीज़ें हमें लगातार टेंशन देती रहती हैं। एंड ओवर क्राउडेड शेड्यूल, देखो जब आप इस स्टेज में होते हैं, स्पेशली अगर मैं एडोलेसेंट की बात करूं, तो वहाँ पे एक ओवर क्राउडेड शेड्यूल होता है। इसका मतलब क्या है, स्कूल्स का काम तो आपको मिलता ही है, उसके साथ आपके पेरेंट्स आपको रिलीजियस एक्टिविटी के लिए ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। मैं उसको गलत नहीं बता रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपका शेड्यूल डबल हो जाता है। उसके साथ साथ आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होती है। तो इतनी सारी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं कि आपको लगता है कि आप बड़े हो गए। तो ये सारे बच्चे को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ये एनवायरमेंटल कोज है कि जिसकी वजह से बच्चा हाइटन इमोशनल दिखाने लगता है। टेंशन कोज बाय द कॉन्स्टेंट बिकरिंग एंड क्वेरलिंग, एन एक्सेसिव नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट इन द अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन। पेरेंट्स आपके बहुत अथॉरिटेरियन है, तो उस डिसिप्लिन के अंदर भी आप अपने आप को रिस्ट्रेंस फील करते हैं। पेरेंटल एटीट्यूड ऑफ ओवर एंजाइटी, ओवर प्रोटेक्टिवनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर प्रोटेक्टिवनेस, देखिए एक आगे जाके हम एक इमोशनल कैथारसिस में हम एक फिजिकल चेंजेस पढ़ेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे, फिजिकल तरीके से हम अपने इमोशंस को कैथारसिस कर सकते हैं, रिलीज आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स के ओवर प्रोटेक्टिवनेस नेचर की वजह से हम अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाते, इवन कुछ लोग अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, उनको किसी से बात नहीं करने देते, बाहर नहीं जाने देते। तो
तो ये एक बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चा अपने जो इमोशंस है उनको रिस्ट्रेन नहीं कर पाता, बल्कि उनको सप्रेस करता रहता है। और ऐसी सिचुएशन में बच्चा अपने पेरेंट्स से डरने भी लगता है, उनको बताता भी नहीं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, और वो अपने सारे इमोशंस को अंदर ही अंदर सप्रेस करते रहता है। वो अपने ओवर्ट बिहेवियर को दिखाता है कि वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर वाली जो सिचुएशन होती है उसमें वो इमोशंस फील कर रहा होता है। एन अथॉरिटेरियन एटमॉस्फेयर एट स्कूल एंड ओवर डिमांडिंग टीचर एंड असाइनमेंट, इल सिचुएशन, ये सारी जो सिचुएशन है बेसिकली बच्चे को एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डिस्टर्ब करती हैं और वो अपने इमोशंस उसके हाई हो जाते हैं। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है PRT 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, अ लार्ज नंबर ऑफ इमोशंस एंड हाइटन इमोशनैलिटी इन एडोलेसेंस हैव बीन रिपोर्टेड बाय लार्सन एंड रिचर्ड। तो इसमें कौन कौन से इमोशंस डिस्प्ले होते हैं बाय द एडोलेसेंट। फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने दिया फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जनरली इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, बट ये भी इसके अंदर आता है। इग्नोर्ड एंड टेरिफाइड, अनश्योर अबाउट सम थिंग्स। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके होंगे, ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस। क्या इफेक्ट्स होता है इमोशंस का। ऑल चिल्ड्रन एक्सपीरियंस यूफोरिया, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। ये तीनों स्टेज हमने पढ़ी, और ये भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम जो है ये इमोशंस का इफेक्ट नहीं होता, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दियर टाइम विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय ईच वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड इन द सेम चाइल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये स्केल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चे के जो नॉर्मल इमोशंस हैं वो 3 हैं और दूसरे बच्चे के नॉर्मल इमोशंस जो हैं वो 5 हैं। तो जो पहले बच्चे के नॉर्मल इमोशंस 3 हैं, जब वो हाइटन इमोशनैलिटी शो करेगा तो उसके इमोशंस 5 हो सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे के नॉर्मल इमोशंस 5 हैं तो वो जब हाइटन इमोशनैलिटी शो करेगा तो वो 7 हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि चाइल्ड टू चाइल्ड इमोशंस वेरी करते हैं, इवन टाइम टू टाइम भी। हो सकता है मॉर्निंग में बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो तो उसके इमोशंस नॉर्मल हो, और दोपहर में बहुत थका हुआ आया है स्कूल से तो उसके इमोशंस हाई हो सकते हैं। तो टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। मैनी चिल्ड्रन अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस मोर डिसइक्विलिब्रियम दैन यूफोरिया ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाइटन इमोशनैलिटी। जनरली ये जो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज है जिसमें एंजाइटी, जेलसी, फियर, ये सारी चीज़ें बच्चा शो करता है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है ज़्यादातर बच्चों में एज़ कम्पेयर टू यूफोरिया। यूफोरिया हमने पढ़ा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं किसी छोटी सी बात पर। तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है ये ज़्यादा शो होती है, इंटेंस होती है बच्चों में। हाइटन इमोशनैलिटी इज़ फार फ्रॉम more often characterized by the unpleasant emotions than the pleasant। मतलब हाइटन इमोशनलिटी बहुत ज़्यादा आगे है अगर हम कंपेयर करें अनप्लीजेंट इमोशन से। अनप्लीजेंट इमोशंस क्या होते हैं, अच्छा नहीं फील करना, तो उससे बहुत ज़्यादा आगे है हाइटन इमोशनलिटी, एंड देयरफॉर जनरली प्रोड्यूसेस अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, और इसी की वजह से स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम आती है। Effects of emotions. Most of the studies of the effects of heightened emotionality have concentrated on this state rather than the euphoria। इसी वजह से, क्योंकि यूफोरिया कम शो होता है बच्चों में और एंगर, जेलसी, फियर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा शो होती हैं, इसीलिए जो बहुत सारे स्टडीज़ हैं वो इसी पर बेस्ड हैं। आपकी जो स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है उस पर ज़्यादा बेस्ड है एज़ कम्पेयर टू यूफोरिया। Many of the effects of heightened emotionality are closely related to the general effect of the emotions on adjustment। नेक्स्ट, अब हम इनको किस तरीके से हमारे जो फिजिकल वेलबींग है उस पर क्या इफेक्ट होता है ये मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रॉन्ग, फ्रिक्वेंट और परसिस्टेंट इमोशनल स्टेट अपसेट द होम्योस्टेसिस। ये ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग होती है, बार बार होती है, लगातार कंटिन्यूस रहती है, ये सारी इमोशनल स्टेट बेसिकली हमारे होम्योस्टेसिस को, बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है, और बॉडी में जो हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को प्रिवेंट करती है इन द नॉर्मल वे। इससे क्या होता है, हमारे मेजर फंक्शनल सिस्टम जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके साथ साथ ग्लैंडुलर सिस्टम। तो बच्चों अगर सर्कुलेटरी सिस्टम हमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जनरली आपने सुना होगा कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हुआ है, तो उसका यही रीज़न होता है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सही से फंक्शन नहीं कर सकता इन केस ऑफ एंजाइटी, जेलसी, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी की अगर बात करें तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा की अभी हमने बात की थी जो कि आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो अस्थमा की सिचुएशन भी आपको
अगर आपको एंजाइटी है, जेलसी है, ये सारी, इवन आपका हम डायरेक्ट हाइटन इमोशनलिटी की बात करेंगे तो उस सिचुएशन में आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम का मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगी पीसीओडी का, जो स्पेशली गर्ल्स में देखने को मिलती है और आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, क्योंकि मोर देन 78% गर्ल्स नाउ अ डेज फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशंस। तो हाई इमोशंस होने की वजह से, हाई स्ट्रेस होने की वजह से, मेंटल डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और ये सिर्फ मेल फीमेल तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मेल के अंदर भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट ग्लैंडुलर की बात करें तो नाउ डेज जो हम डायबिटीज़ देख रहे हैं, तो डायबिटीज़ एक मेजर एग्जाम्पल है इसका कि ग्लैंडुलर प्रॉब्लम होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो रही है, आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं। एज वेल एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, बच्चों ये पेट का तो सिस्टम सभी को पता है। इफ़ द इमोशनल स्टेट आर प्रोलॉन्ग, बोथ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन में बी टेम्परेली और परमानेंटली इम्पेयर्ड। ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से, लगातार अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो इस वजह से ये लंबी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। नेक्स्ट बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? बिहेवियरल प्रॉब्लम भी आपके बॉडी के होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर देती है, जैसे कि बच्चा आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर नहीं शो करेगा। इवन बच्चे जो प्ले एक्टिविटीज़ हैं उनको भी अच्छे से कंस्ट्रक्टिव तरीके से नहीं खेल पाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हमेशा, और वो क्या कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता होता। मेंटल एफिशिएंसी पे किस तरीके से इफेक्ट होता है? हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा। वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा कि हमारी जो मेंटल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी इन एरियाज ऑफ मेमोरी, कंसंट्रेशन, रीजनिंग। ड्यूरिंग द मेंटल टेंशन चाइल्ड इज अनप्रिडिक्टेबल एंड अनस्टेबल। मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चा बैठा है और बैठे बैठे वो इमोशन शो कर देता है, मतलब कुछ किसी भी तरह का एंगर शो कर देता है, या बैठे बैठे वो हंसना शुरू कर देता है। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन होती है जब मेंटल एफिशिएंसी की हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस में, और अनस्टेबल होती है कि उसको इजीली आप स्टेबलाइज कंडीशन में नहीं ला सकते। नेक्स्ट स्कूल वर्क की बात करें तो स्कूल वर्क सफर्स व्हेन इमोशनल टेंशन इज प्रेजेंट। रीडिंग प्रॉब्लम स्पेशली आर मोर कॉमन अमंग द चिल्ड्रन प्रीडिस्पोज टू द इमोशनल टेंशन। नेक्स्ट सोशल एडजस्टमेंट, चाइल्ड्स के इमोशंस अफेक्ट करते हैं हमारे सोशल एडजस्टमेंट में डायरेक्टली, बिकॉज पीपल्स बेस दियर जजमेंट ऑन द पैटर्न्स ऑफ हिज बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोसाइटी हमारा जो बिहेवियर शो हो रहा है, ओवर्ट बिहेवियर, उसके बेसिस पे हमें जज कर लेती है। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपने इमोशंस को सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। और जितने भी ये एडोलेसेंट स्टेज के बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस को अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा पाते। हो सकता है पेरेंट्स का डोमिनेटिंग बिहेवियर हो, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हो, तो उनको अपने इमोशंस को सप्रेस करना पड़ता है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाके। रिकरिंग इमोशनल आउटबर्स्ट स्पेशली आर कंसिडर्ड ए साइन ऑफ इमेच्योरिटी। मतलब अगर कोई बच्चा बार बार इमोशन, मतलब गुस्से में आ रहा है, किसी चीज़ इस तरीके का दिखा रहा है अपने उससे बिहेवियर से, तो उसको कहते हैं कि आप बहुत इमेच्योर हैं, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो ये सोशल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है बच्चे में। नेक्स्ट इनडायरेक्टली इमोशंस अफेक्ट सोशल एडजस्टमेंट through their influence on the child's attitudes towards other peoples and the way he treats them. Frequent and intense emotional disturbance results in preoccupation with self and with personal problems and feelings. The child then becomes self-bound and unable to establish affectional relationship with other. इसकी वजह से बच्चा सेल्फ बाउंड हो जाता है, अपनी बात सिर्फ अपने आप से करता है, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता, किसी के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाता। नेक्स्ट पर्सनालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एडजस्टमेंट एंड वन सेल्फ कंसेप्ट, heightened emotionality has a damaging effect on the personality development. Child who are anxious tend to be dissatisfied with themselves and others. देखिए पर्सनालिटी पे एक मेजर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप बताया है बिटवीन द सोशल एडजस्टमेंट एंड वंस ओन सेल्फ कंसेप्ट। इसका मतलब है कि हमें सोसाइटी में भी एडजस्ट करना है और अपने आप को भी सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर एक बड़ा रिलेशनशिप है, अब उसको हम अगर फोकस नहीं कर रहे हैं तो बच्चा जो है वो एंशियस हो जाएगा और हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा अपने आप से भी। नेक्स्ट इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों, जो पॉपुलर कंसेप्ट होता है इसको कंट्रोल करने का, अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो वो होता है सप्रेशन ऑफ ओवर्ट बिहेवियर। क्या आप अपने बिहेवियर, जो आपका दिखाने वाला बिहेवियर है, ओवर्ट बिहेवियर, उसको कंट्रोल करो। किसी के भी सामने अगर आपको रोना आ रहा है तो रोना नहीं है, किसी भी के सामने अगर आपको दुख जाहिर करना चाहते हैं तो वो नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी इमेच्योरिटी पता चलती है, सोसाइटी इसको अप्रूवल नहीं देती। तो
तो हमें सोसाइटी के अप्रूवल के साथ चलना है। बेसिकली ये मैं आपको बता रही हूँ पॉपुलर कंसेप्ट, मैं इसमें बिलीव नहीं करती क्योंकि ये साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं है। साइंटिफिक कंसेप्ट क्या होता है कि हमें अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल सप्रेस नहीं करना है, हमें उनको रीस्ट्रेन करना होता है। यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे इमोशंस हैं उनकी एनर्जी को किसी यूज़फुल वर्क में, किसी सोशली अप्रूव्ड वर्क में हमें एक्सप्रेस करना होता है। बेसिकली क्या कि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत गुस्सा अगर आ रहा होता है तो वो उस टाइम पे ड्राइंग करते हैं, कुछ अच्छा सा एक्टिविटी करते हैं, कुछ अच्छा सा मॉडल बनाते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी, वो उसको किसी यूज़फुल वर्क में देकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये साइंस कहती है कि ये बेटर कंसेप्ट है एज़ कम्पेयर टू जो सोसाइटी हमें बताती है कि सप्रेस कर दो और कुछ दिखाओ मत। साइंटिफिक कंसेप्ट डज पुट एम्फेसिस ऑन रीस्ट्रेन, मतलब वहाँ पर हम सप्रेशन नहीं दिखाते हैं। टू अचीव द इमोशनल कंट्रोल इन द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ द टर्म, द इंडिविजुअल मस्ट गिव एज मच अटेंशन टू द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ एन इमोशंस एज टू द फिजिकल एस्पेक्ट। मतलब हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए साइंटिफिकली कंसेप्ट में अपने मेंटल एस्पेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देनी है एज कम्पेयर टू फिजिकल एस्पेक्ट। सिंपली एक्सप्रेसिंग द इमोशंस इन अ सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म इज़ नॉट इनफ। मतलब सोसाइटी के सामने अगर हम चुप हो जाते हैं, रोते नहीं हैं, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते हैं, तो वो एक एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है। एक्चुअल में हमारा जो मेंटल एस्पेक्ट है वो बिगड़ सकता है, इसीलिए हमें उसको बचाने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, उस तरीके से हम अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को अटेन कर रहे हैं, उस तरीके से लर्न कर रहे हैं, तो उस टर्म को हम कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। तो इमोशनल मैच्योरिटी जो टर्म है उसको बेसिकली हम लिंक करते हैं जब हम किसी से गाइडेंस के थ्रू अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। किलपैट्रिक ने इससे रिलेटेड कहा है, द अचीवमेंट ऑफ सच कंट्रोल इज़ द हॉलमार्क ऑफ एडल्ट बिहेवियर। मतलब आपके एडल्ट बिहेवियर को एक टैग मिल जाएगा, एक हॉलमार्क मिल जाएगा जब आप अपने इन इमोशंस को कंट्रोल करेंगे थ्रू द गाइडेंस एंड यूजिंग योर इमोशंस इन द such productive activity, in the useful activity. So it is said by the Kilpatrick. Next, इमोशनल कैथारसिस, ये एक टेक्निकल टर्म्स है। इसका मतलब होता है अपने इमोशंस को रिलीज़ करना। किस तरीके से रिलीज़ करना, इसके दो तरीके होते हैं, एक फिजिकल कैथारसिस और एक होता है मेंटल कैथारसिस। तो फिजिकल कैथारसिस में क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को, जो इमोशनल एनर्जी है, उसको रिलीज़ करते हैं थ्रू द 3 टाइप्स, स्ट्रीनस एक्सरसाइज, लाफिंग एंड क्राइंग। स्ट्रीनस एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो बच्चे फील कर रहे हैं कि उनको गुस्सा है या उनको जेलसी है या फिर उनको डर लग रहा है किसी चीज़ से, तो वो बाहर जाके अपने दोस्तों से अपनी बातें शेयर करते हैं, ठीक है, और उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ उन्हीं, तो इस तरीके से वो कुछ एक्सरसाइज करते हैं। मतलब उनकी बॉडी मूव करती है, वो बाहर जाके अपनी बातें बताते हैं, और अगर उनको किसी चीज़ से डर लगा है तो अपने दोस्तों को बता के अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उस चीज़ से वो छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वही सेम प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई है कि जो पेरेंट्स आपके ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को नहीं करने देते, उनको बाहर नहीं जाने देते, अपने फ्रेंड्स नहीं बने देते। तो ऐसे बच्चे हमेशा प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, वो अपने जो इमोशंस हैं उनको सप्रेस करते रहते हैं। नेक्स्ट तरीका है फिजिकल कैथारसिस में लाफिंग, कि अगर कुछ बच्चों को बहुत हंसी आ रही है तो वो हंस के भी अपने इमोशंस को रिलीज आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हेल्दी क्राइंग। मतलब क्राइंग तो एक अलग चीज़ है, होता है हेल्दी क्राइंग, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके दिल में कुछ बात है, आप उस पेंट अप एनर्जी को रिलीज़ आउट करना चाहते हैं, जो भी कुछ आपके दिल में है, तो आप हेल्दी क्राइंग करके, मतलब आप कुछ वक्त रोना, इमोशंस को रिलीज़ आउट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे प्रॉब्लम फेस ना करें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है, आप राइटिंग भी कर सकते हैं। मैंने एक स्टडी में पढ़ा है कि अगर आप राइटिंग करते हैं तो उससे आप इमोशंस को अपने एक पेपर पे नोट कर लेते हैं, वो भी इमोशनल कैथारसिस का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट, मेंटल कैथारसिस। टू अचीव द मेंटल कैथारसिस द चाइल्ड मस्ट चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन दैट गिव राइज टू हिज इमोशंस। मतलब मेंटल कैथारसिस करने के लिए बच्चे को अपनी जो एटीट्यूड्स है उसी को चेंज करना है कि किस वजह से उसके इमोशंस बढ़ रहे हैं, किस वजह से उसको गुस्सा आया है, किस वजह से वो उस बंदे से जेलस है। तो ये सारी अगर वो सिचुएशन को समझेगा, अपने मेंटल एस्पेक्ट पे वर्क करेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा, तभी वो इस इमोशन से छुटकारा ले सकता है। दिस मीन्स दैट ही मस्ट लर्न इमोशनल टॉलरेंस। इसका ये मतलब है कि उसको इमोशनली किस तरीके से टॉलरेट करना है, ये सारी चीज़ें उसको समझनी है। ऑफ हिज एंगर, ग्रीफ, फियर एंड सो ऑन।
ही इज़ टू इनएक्सपीरियंस। एक्चुअली में बच्चा जो होता है वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड होता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसको सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक छोटा बच्चा क्लास के अंदर है और उसकी पेंसिल चोरी हो जाती है, वो पेंसिल उसका कोई दूसरा क्लासमेट चुरा लेता है फॉर एग्जाम्पल। तो उस सिचुएशन में बच्चे को पता चल जाए कि उसने मेरी पेंसिल चुराई, तो उसको बहुत एंगर होता है, बहुत गुस्सा होता है उसको। लेकिन इस सिचुएशन में अगर पेरेंट्स हों या आपके टीचर्स हों, वो अच्छी तरीके से गाइड करें और सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करें, तो बच्चा जो है फिर एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। पहले वो गुस्से में था, इनएक्सपीरियंस था, लेकिन जब उसके टीचर उसको एक्सपीरियंस देंगे, उसको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आपकी पेंसिल गिरी थी, दूसरे बच्चे ने चुराई नहीं है, मतलब सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। दैट इज़ एक्चुअली गाइडेंस, कि उस बच्चे को गाइडेंस मिल रहा है, वो समझ रहा है, वो इमोशनली मैच्योर हो रहा है, तो अब वो एक्सपीरियंस्ड भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में फिर आगे अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर से अपने इमोशन इतना ज़्यादा गुस्सा शो नहीं करेगा और वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगा। गाइडेंस इज असेंशियल बट द चाइल्ड कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट अनलेस ही इज़ विलिंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स। गाइडेंस ज़रूरी है, लेकिन बच्चे को उससे फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक वो उससे फ़ायदा लेना नहीं चाहेगा, जब तक वो टीचर की बात को समझना नहीं चाहेगा, पेरेंट्स की बातों को नहीं समझेगा कि किस तरीके से वो गाइड कर रहे हैं। ही में कम्युनिकेट आइदर इनडायरेक्टली थ्रू सच टेक्निक्स एज डॉल प्ले थेरेपी। उसके लिए हम डॉल प्ले थेरेपी और अलग तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डॉल प्ले थेरेपी क्या होती है, इसमें जो बच्चा है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अगर किसी से, तो वो डॉल के ज़रिए अपने इमोशंस को रिलीज आउट कर सकता है। नो वन कैन हेल्प हिम विदाउट नोइंग व्हाट इज़ ट्रबलिंग हिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, कि कोई भी किसी के इमोशंस को ख़त्म नहीं कर सकता अगर वो बच्चा खुद से अपने इमोशंस दूसरे को नहीं बताना चाह रहा है, खुद से ही वो ट्रबलिंग कर रहा है उस चीज़ से, तो कोई उसकी हेल्प उस चीज़ में नहीं कर पाता है। इमोशनल कैथारसिस में हम जो पेंटअप एक्सेस फिजिकल एनर्जी होती है उसको रिलीज़ करते हैं थ्रू स्ट्रीनस एक्टिविटी, लाफिंग एंड क्राइंग, जबकि जो हमारी मेंटल एनर्जी होती है उसको पेंटअप करते हैं हम थ्रू कम्युनिकेटिंग विद अदर्स एंड दस गेटिंग अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑन द सिचुएशन दैट गिव राइज टू द इमोशंस। ये क्वेश्चन नेट का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डज द टर्म कैथारसिस डिनोट। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन से बड़े अजीब अजीब से ऑप्शन उन्होंने दिए थे। अ बर्ड इन द न्यूजीलैंड, कैथारसिस का मतलब अ कैरेक्टर इन द ग्रीक ड्रामा, इमोशनल रिलीज, तो यहाँ पे 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर, एन इमोशनल रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ पर्जिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स कैथारसिस। नेक्स्ट, ये केरला स्टेट का पेपर 2016 में पूछा गया है, जहाँ पे स्टेटमेंट 1 कहता है पेरेंट्स कैन अडॉप्ट द मेथड्स ऑफ कैथारसिस फॉर देयर एडोलिसेंट वर्ड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आर इसका रीजन कह रहा है द कैथारसिस इज अ गुड मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग चैनल्स फॉर रिलीज ऑफ इमोशनल एनर्जी। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट आर इज द रीजन, so 1 would be your correct answer. Okay, thank you.